कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरनामा में स्वागत है आपका। देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको ये बता दें कि मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 24 घंटे में 43,509 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 640 संक्रमितों की जांच चली गई है। केरल में सबसे ज्यादा 22,056 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कल जितने मामले सामने आए, 4,404 एक्टिव केस उसके बाद से बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,28,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,07,01,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की जो संख्या है 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,03,840 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 28 जुलाई तक देश भर में 45,07,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 43,92,000 टीके लगाए गए हैं। आईसीएमआर के अनुसार अब तक 46,26,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश भर में कोरोना से मृत्यु दर जो है 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.27%। कोरोना एक्टिव केस के जो मामले हैं, दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं उनमें भारत का नाम तीसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों को लेकर क्या कुछ कहना संबित पात्रा का, वो सुनवाते हैं आपको। आज पूरे हिंदुस्तान का 50% से अधिक कोरोना के केसेस केरल से आ रहे हैं। किस प्रकार राजस्थान में भी कोरोना के नियमों का मंत्रीगण खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अंत में राहुल गांधी जी ने जो कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों के भी जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। बंधुगण, आज अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है कि आज केरल में आखिर क्या हो रहा है। आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं, उस विषय को छापा है। आप सोचिए, एक दिन में 22,000 केस आए हैं केरल में कोरोना के। और आज अखबार ने यह भी लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम एक और वेव की ओर बढ़ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, केरल में जून 6 के बाद आज सर्वाधिक केस आए हैं। आज राज्य में 22,000 केस आए हैं। इससे पहले जून 6 को तमिलनाडु में 20,421 केस थे। उसके बाद किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक केसेस आए हैं जून 6 के बाद, तो वो केरल राज्य है। केरल में भी मई 29 के बाद ये सर्वाधिक केस है। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में, इन द लास्ट 4 वीक्स, द केस लोड इन केरला इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। विगत 4 हफ्तों में जो केस लोड कोरोना का है केरल में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का केरल में, वो आज बढ़ करके 12। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटकर आपको फिर से सुनाएंगे संबित पात्रा का क्या कहना है। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीजेपी उन राज्यों पर हमलावर है जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर अन्य पार्टियों की सरकार है। सुनिए आप भी। इसको ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें, तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है
वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, इंक्लूडिंग द 22,000 पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव। बंधुगण, ये देश का दूसरा राज्य बनता है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 62 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और केरल में 33 लाख हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, यह चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज? क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, यह जानना। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, read with article 144 of the Constitution of India and follow our orders given in the कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी को छोड़कर, जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को, जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया है और हमें जागरूक करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह दिखाने के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में बंद है, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, संबित पात्रा निशाना उन राज्यों पर साध रहे हैं जहां पर या तो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर अन्य पार्टियों की सरकार है, कि कोरोना केसेस जो है वहीं पर बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? संबित पात्रा जी, वहां पे निशाना लगा, यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे अपीजमेंट की राजनीति जीत रही है, यहाँ पे कानून नहीं जीत रहा है। यहाँ पे जो लिबरल दूसरी तरफ का जब मुद्दा होता है तो बढ़ चढ़ के हल्ला मचाते हैं, बढ़ चढ़ के वो सजेशन देते हैं, बढ़ चढ़ के ज्ञान बांटते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाती है, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती है, खुशी खुशी उस पर रोक लग जाती है, हफ्तों तक चर्चा चलती है, और जो लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी जो ज्ञानी ध्यानी है वो उस पर बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उसी कानून को
बकरा ईद पे माना नहीं जाता। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से पब्लिक गैदरिंग को बाजारों में अलाउ किया जाता है, एरिया में अलाउ किया जाता है, फंक्शंस अलाउ किए जाते हैं, भीड़ भाड़ को अलाउ किया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कोरोना जीत जाता है। कोरोना अपना जो रूप है उसको भयंकर कर लेता है, अनकंट्रोल हो जाता है। केरल जहाँ पे अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं, केरल जहाँ पे अधिकतर मेडिकली अवेयर लोग हैं, वहां पे भी समस्या फैल जाती है, क्योंकि अवेयर लोग हैं, मेडिकल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भीड़ भाड़ करते हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस को मान नहीं रहे, तो सरकार उनको खुली छूट दे देती है, और हम उसका परिणाम देख रहे हैं। आज 50% से ज्यादा जो केसेज हैं भारत में, उसमें सबसे 50% से ज्यादा केसेज केरला से आ रहे हैं। 22,000 के आसपास केसेज केरला से आते हैं। केरला कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। 22,000 केस आने का मतलब कि वहां पे एक नई वेव स्टार्ट हो चुकी है। कितने लोगों को समस्याएं हो रही हैं, फिर से केरला लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, फिर से वहां पे वो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वहां की सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को ढंग से करती और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कराती, तो शायद जैसा दूसरे राज्यों में कोरोना कंट्रोल में आया है वैसा वहां पे भी होता। और दुखद सबसे ज्यादा ये है कि केरल में या तो सत्ताधारी या फिर अपोजिशन, दोनों के दोनों केरल के बारे में बेफिक्र हैं। उनको केरल की कोई चिंता नहीं। अगर कोई केरल की चिंता कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। चलिए, आपकी चिंता पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जाहिर सी बात है लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता उनकी बनती है, लोगों का ख्याल रखना प्राथमिकता उनकी बनती है, लेकिन खुद के जन्मदिन पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? काजल जी, एक तो पहले जो हम चर्चा कर रहे थे या चर्चा की बात खेमचंद जी भी कर रहे थे और एक पात्रा है कोई, वो भी कर रहे थे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बीजेपी। अरे होंगे ना जी मैम, होंगे प्रवक्ता तो नहीं, मैं तो खेमचंद जी को प्रवक्ता मान रहा था। दो प्रवक्ता बैठे हैं क्या? नहीं, प्रवक्ता एक ही है। आपका जवाब देने के लिए एक ही प्रवक्ता, आप सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे आपका। ठीक है। वो कोई पात्रा सुन रहा था मैं बात बीच में, आप सुन लीजिए। एक जो सरकार जो है वो डाटा छुपा रही है और मौत के आंकड़े भी छुपा रही है। ये बहुत ज्यादा आंकड़े हैं। इनको पात्रा जो थे, इनको ये बताना चाहिए कि अभी तक जो देश के अंदर मौत हुई है वो कितनी हुई है, क्योंकि खेमचंद जी बता दें अगर ये बैठे हैं तो सरकार आंकड़ा छुपा क्यों रही है? स्टेट वाइज कहानी कुछ और सुना रही है, असल में मामलों को दबाने के ऊपर लगी हुई है। एक और वेव की बात चल रही है। मोदी जी सरकार के लिए स्वयं जिम्मेदार है और मौत के आंकड़े छुपाने के लिए सरकार खुद लगी हुई है। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं इनसे कि ये पहले आंकड़े जारी करें फौरी तौर पे कि कितनी मौत हो चुकी देश के अंदर कोविड की नासमझी से, कोविड की जो इनकी गलत नीतियों से देश का कितना नुकसान हो चुका है, इसके आंकड़े जारी करने चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनकी नासमझी से सब कुछ डुबो दिया देश का। एजुकेशन सेक्टर डूब गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर डूब गया, टूरिज्म सेक्टर डूब गया, इंडस्ट्रीज डूब गई, बिजनेसमैन जो है वो सड़कों पे आ गए और गरीब आदमियों की जिस जॉब चली गई, और जो गरीब आदमी भूख के कारण तड़प रहे हैं उनकी रोटी जो है वो 24 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली इन्होंने। ये कैसी सरकार है जिन लोगों ने देश को जीरो में लाने का काम किया। आज देश की हालात बहुत माड़ी है और इस देश की हालात के जिम्मेदार है मोदी सरकार। इसमें पात्रा कुछ नहीं है, खेमचंद जी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। जो आदमी मौत के आंकड़े छुपा रहा हो सबसे बड़ा घृणा पात्र होता है और सबसे बड़ा देश का चोर होता है। सबसे पहले इनको मौत के आंकड़े पूरे देने चाहिए देश को। ठीक है, पूछ लेते हैं जवाब है क्या? ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार पूछ लेते हैं जवाब है क्या। खेमचंद शर्मा जी, आप अन्य राज्यों की खामियां गिनाते हैं लेकिन केंद्र की गलतियां क्या हैं उनको बताना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं केंद्र की गलतियां ऐसा नहीं है, हम अगर हमारी गलती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। केंद्र ने, आपको बता दो ऑन द रिकॉर्ड, अभी तक 47.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमारी स्टेट को दे दी है और उसमें से लगभग 45 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग चुकी है और 3.25 करोड़ के आसपास, मतलब 2 करोड़ 88 लाख के आसपास वैक्सीन अभी स्टेट के पास है।
इतना बड़ा काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है। अब बात आती है, मैं इन बंधु की कुछ चीजों से सहमत हूँ। अब ये कहते हैं कि मौत के आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपाने चाहिए, लेकिन मौत के आंकड़े रिपोर्ट करने का काम किसका है? मौत के आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम किसका है? वो स्टेट सरकारों का है। स्टेट सरकार बताती है हमारे यहाँ पे इतने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, इतने लोगों की टेस्टिंग हुई है। वो स्टेट सरकार बताती है कि हमारे यहाँ पे इतने लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वो स्टेट सरकार बताती है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें हुई हैं। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने क्या मौत के आंकड़े छुपाए? आप बताओ, जो मौत के आंकड़े राजस्थान से आ रहे हैं वो सही है या गलत हैं? अगर वो गलत है तो क्यों गलत हैं, क्यों छुपाए जा रहे हैं? अगर सही है तो उसमें केंद्र सरकार की कहां से गलती है? क्या महाराष्ट्र सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है? या सबसे ज्यादा गंभीर समस्या थी, सबसे पहले वाली समस्या थी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार मौत की आंकड़े छुपा रही है? क्या पंजाब आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, अगर आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है? हमने क्या बोला, मैं आपको फिर बोला, मैंने इसीलिए इंटेंशनली शब्द को लाया। आंकड़े देने का, आंकड़े इकट्ठे करने का काम किसका? स्टेट सरकार का। स्टेट सरकार जो आंकड़ा प्रोवाइड करेगी, जो डेटा प्रोवाइड करेगी, उसको क्यूमुलेटिव करके लोगों के सामने रखना, पब्लिक डोमेन में रखना, वही केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार सपोर्ट दे रही है, लेकिन डेटा कलेक्शन का, डेटा फीडिंग का काम स्टेट का है। स्टेट में से किसी भी स्टेट सरकार ने, ये कांग्रेस डेटा प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, हल्ला मचा रही है, एक भी जगह, एक भी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र को नहीं भेजी कि हमारे स्टेट में इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से होती है। ऑन द रिकॉर्ड डेटा भेजते नहीं है और बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हमारे मंत्री ने सिर्फ कि स्टेट सरकार ने जो डेटा भेजा है वो सही डेटा नहीं भेजा गया है ऑक्सीजन के बारे में, और अभी तक जो डेटा है वो जीरो डेटा है। इसका मतलब स्टेट ये कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये लोग मौतों के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ ना, राजस्थान में कितना छुपा रहे हो, छत्तीसगढ़ में कितना छुपा रहे हो, महाराष्ट्र में कितना छुपा रहे हो? आंकड़े छुपा रहे हो क्या? नहीं छुपा रहे हो तो इसका मतलब फिर आप टीवी पे झूठ बोल रहे हो, आप टीवी पे हल्ला मचा रहे हो। अगर छुपा रहे हो तो बताओ क्यों छुपा रहे हो? कांग्रेस की स्टेट ज्यादा है या बीजेपी की स्टेट ज्यादा है? स्टेट का अधिकार स्टेट के कार्य क्षेत्र में नहीं है। रिपोर्ट कौन करता है, डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है? एकदम भाषण देने लगे, भाषण मत दीजिए। खेमचंद जी सुन लीजिए पहले उनको, खेमचंद जी आपका जवाब दे रहे हैं, खेमचंद जी आपका ही जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं इनसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में भी तो बीजेपी की सरकारें हैं, और सरकारें बीजेपी की जो स्टेटों में हैं वो क्यों छुपा रही है फिर आंकड़े? अगर आप कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार जो है वहां पे आंकड़े छुपाई जा रही है, तो यूपी सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार क्यों छुपा रही है? ये तो बड़ी बड़ी स्टेटें हैं। हरियाणा की क्यों छुपा रहे हो? आप बताइए क्यों छुपा रहे हो आप आंकड़े? पर आप लोग साफ सुथरे हो ना, सच्चे हो। इंटरनेशनल न्यूज बना रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि राज्य मौतों के आंकड़े को गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हो कि मौतों के आंकड़े गलत हैं, तो सही आंकड़े बताओ। राजस्थान में सही आंकड़े क्या है? पंजाब में सही आंकड़े क्या है? राजस्थान में सही आंकड़े क्या है? महाराष्ट्र में सही आंकड़े क्या है? छत्तीसगढ़ में सही आंकड़े क्या है? इसका मतलब अगर आप नहीं बता सकते, केवल ढींगरा जी, आप लोग उनको आंकड़े नहीं बताते, इसलिए उधर से बोल दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। देखिए काजल जी, असली बात ये है कि सारा देश डुबाने के बाद ये लोग कांग्रेस कर रहे हैं कि कांग्रेस की सब कुछ कर दिया। तो आप अगर सारा कुछ कांग्रेस नहीं कर दिया तो आप सत्ता छोड़ के जाओ, आपको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है फिर तो। सब कुछ कांग्रेस ने अगर किया है तो सत्ता छोड़ के जाइए आप। आपसे सरकार नहीं चल पा रही ना, आपसे सेंटर की सरकार नहीं चल पा रही, तो आप सत्ता में क्यों बैठे हो? आप लोग जब कांग्रेस ने सब कुछ करना है तो कांग्रेस अपने आप कर लेगी, आप सत्ता छोड़ के जाइए। सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। इंडस्ट्री बोर्ड कोई आपको नहीं पता, कंस्ट्रक्शन सेक्टर केरल में आपको नहीं पता, जॉब्स क्यों चली गई आपको नहीं पता, बिजनेसमैन कहाँ चले गए आपको नहीं पता। पता क्या फिर आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो क्योंकि वहाँ पे अपीजमेंट की बात पूरी होने दीजिए। आती हूँ आपके पास, एक एक करके बोलिए केवल जी, अपनी बात पूरी करिए आप। काजल जी देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों डूबा? बीजेपी की वजह से। एजुकेशन सेक्टर क्यों डूबा? इनकी वजह से। टूरिज्म सेक्टर क्यों डूबा? इंडस्ट्री सेक्टर क्यों डूबा? बिजनेसमैन क्यों डूबा? सारा बीजेपी की वजह से डूब रहा है।
गरीब आदमी की जॉब जा रही है, सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी काटी जा रही है। ये कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। ये इनसे नहीं चल रही सरकार तो इनको छोड़ के चला जाना चाहिए सरकार को। जब ये कांग्रेस पे इल्जाम लगाएंगे कि सारा कुछ कांग्रेस का किया धरा है, तो फिर 303 सीटें लेके मोदी जी सेंटर में क्यों बैठे हैं? बड़े बड़े मन की बातें क्यों ढाल रहे हैं हम लोगों के ऊपर? जब इनसे सरकार ही नहीं चल पा रही तो इनको छोड़ के जाना चाहिए। दाढ़ी बढ़ाने से कोई काम चलता है क्या? जवाब दीजिए, जो भी कुछ होता है देश में आप कांग्रेस के ऊपर डाल देते हैं, सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, लेकिन दो मुही राजनीति ये लोग करते हैं। इनके पास जो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभाते नहीं, लेकिन अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब जब ये डेटा की बात कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट के डेटा को या तो आप गलत बोलो या आप सही बोलो। आप सही बोल रहे हो तो पूरे देश का डेटा सही है, अगर आप गलत बोल रहे हो तो सही आंकड़े प्रस्तुत करो और बताओ कि क्यों चोरी कर रहे हो। दूसरा, केरल में आप विपक्ष में हो, स्ट्रॉन्ग विपक्ष में हो, सबसे ज्यादा एमपी आपके केरल से हैं, आप केरल पे क्यों मुंह नहीं खोलते? आप केरल के बारे में क्यों चिंता नहीं करते? आज केरल में जो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, 50% से ज्यादा केसेस केरल से आ रहे हैं, 22,000 से ज्यादा केसेस वहां से रिपोर्ट हुए हैं। जब कांवड़ यात्रा जैसी बड़ी जो आयोजन है, हिंदुओं का जो बड़ा आयोजन है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, तो आप बकरा ईद पे वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग हो रही है, कांवड़ यात्रा पर आते हैं, चर्चा करेंगे। कांवड़ यात्रा पर आते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी लहर खत्म हुई नहीं है, तीसरी लहर की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। केवल ढींगरा जी, सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल ये होगा कि बीजेपी राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर कहते हैं कि वहां केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो खुद को कहते हैं कि हमने उत्तराखंड और यूपी में कांवड़ यात्रा बंद करा दी है क्योंकि लगातार इसको लेकर भी हंगामा हो रहा था, लेकिन आप लोगों की तरफ से स्टेप नहीं लिया जाता है। देखिए काजल जी, आपको देखा होगा इसी साल इन्होंने कुंभ प्लान किया था और कितने लाखों लोग हर रोज कुंभ में नहाने आते थे। कई करोड़ लोग जो है उसमें प्रभावित हुए। पंचायतों के इलेक्शन यूपी के अंदर कराए और लोगों की क्या हालत करी इन्होंने। पश्चिम बंगाल और 5 स्टेट के चुनाव कराए, कहा क्या हालत की। सड़कों पे दाढ़ी बढ़ा के बाबा जी मोदी जी घूम रहे थे और सड़कों के ऊपर बगैर मास्क लगाए अमित शाह और मोदी जी सड़कों पे घूम रहे थे और लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हुए चल रहे थे। तब इनको कोरोना याद नहीं आ रहा था। आज ये कहते हैं कि कांवड़ की हमने यात्रा बंद कर दी, तो पहले क्यों नहीं ये एक्शन किए जब इतने करोड़ लोग जो है वो उसके अंदर संक्रमित किए और कितने लाख जो आंकड़े छुपाए गए, वो कितने लाख संभावित जो मौत के आंकड़े हैं वो छुपाए गए। अब ये कहते हैं हम आज हमें याद आई है, नींद से हम जागे तो आज हमें जो है ये वाला नहीं काम कर रहे हम। अच्छी बात तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और ये सरकार को फटकार लगाई, तब जाके इन्होंने डोज खरीदी जो लोगों को लगनी थी। जो इन्होंने अभी कहा कि हमने 45 करोड़ डोज लगाई, तो वो तो सिंगल डोज है। जो डबल डोज लगाई वो तो 6% लगी अभी तक। 6% पूरे देश के अंदर डबल डोज लगी और उसका भी वाहवाही लूटने की बात करते हैं। डोज खरीदी नहीं जनवरी से लेकर जून तक। जून में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और इनके बाबा जी को हिलाया थोड़ा सा कि भाई साहब आप बताइए कितनी डोज खरीदी गई, तो बाबा जी को चिंता जताई और वहां पे कोर्ट में देने को जवाब नहीं था, तब जाके ऑर्डर दिए गए मेडिसिन खरीदने के। ये तो मोदी सरकार है। ये मोदी जी जो है देश को किस तरह से बरगला रहे हैं, किस तरह से प्रवक्ता जो पात्रा जो कौन था ये बैठा हुआ जो बात कर रहा था, ये किस तरह से भरमा के देश का मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारा देश जानने लग गया। खेमचंद जी जवाब दें। साउथ के लोग भी जानने लगे, इधर नॉर्थ के लोग भी जानने लगे। आज इनको 22,000 आंकड़ों की चिंता बहुत ज्यादा है। 4 लाख आंकड़ों की जो रोज संक्रमित हो रहे थे उसकी चिंता नहीं थी। उस समय कुंभ चला रहे थे, उस समय 5 स्टेटों का इलेक्शन चला रहे थे, उस समय पंचायतों के इलेक्शन करवा रहे थे। ठीक है, उस समय जब इतने लोग मर रहे थे तो चिंता नहीं थी। ठीक कितनी चिंता सुन एक स्टेट में आते हैं केस तो इनको चिंता सता रही है, वो भी स्टेट वाइज शरारत करने के देश पे। उसकी शरारत ये है कि किस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जाए, किस तरह से जातियों को भिड़ाया जाए, किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम करके या दूसरी स्टेटों में हर लोगों को आपस में लड़वाया जाए। यही काम के लिए टीवी पे आते हैं। ये शर्मा जी, चिंता नहीं है आपको देश की,
ठीक है, इसी ठीक है, तरीके से ठीक। आपस में जो है लोगों को लड़वाने के लिए क्या काम किया जाए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, देश की चिंता आप नहीं करते, आपको जातिवाद की चिंता रहती है, आपको हिंदू मुस्लिम कराने की चिंता रहती है। देखिए, बहुत दुख होता है और चिंता भी होती है किस तरीके की ये लोग राजनीति करते हैं। सब लोग थर्ड वेव की चिंता कर रहे हैं और ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनको थर्ड वेव की चिंता नहीं है, इनको उस स्टेट की चिंता नहीं है जो इनको सबसे ज्यादा एमपी देती है, इनको केरल की चिंता नहीं है, वहां के नागरिकों की चिंता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस की चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कावड़ जैसे बड़े आयोजन को कैंसिल कर देती है जिसमें भारी मात्रा में लोग आते हैं, मल्टीपल स्टेट से लोग आते हैं, एक आस्था का विषय है। और वही डायरेक्शन दूसरे समुदाय के जो सवार हैं उन पर भी अप्लाई होती है, लेकिन मुंह बंद करके बैठ जाते हैं क्योंकि इनको अपीजमेंट की राजनीति करनी है। एक बयान नहीं देते, केरल सरकार से मिलकर ये कहते नहीं कि आपने क्यों भीड़ भाड़ को अलाउ किया, क्यों बाजारों को आपने खोला, क्यों आप पब्लिक गैदरिंग को अलाउ कर रहे हो। सब जब केस बढ़ रहे हैं, जब समस्या बढ़ रही है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। वैसा ही इन्होंने करके महाराष्ट्र को बर्बाद किया। महाराष्ट्र में इन्होंने ना टेस्टिंग की, ना ट्रीटमेंट किया, ना ट्रेसिंग की, और विदेश से जो लोग आते थे, महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उन लोगों को आने दिया, उनको कोरोना फैलाने दिया, ना उनकी ट्रेसिंग करी, ना ट्रीटमेंट की, और महाराष्ट्र से समस्या गंभीर होकर पूरे देश में फैल गई। अब ये फिर चाहते हैं कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र ने समस्या को लीड किया था, अब देश में केरल समस्या को लीड करे, वहाँ समस्या गंभीर हो, वहाँ से लोग निकल के बाहर जाएं, वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे राज्यों में फैले, पूरे देश में फैले, फिर महामारी फैले, फिर लोग मरे, फिर हाहाकार हो। इनका सिर्फ और सिर्फ वही पर्पज है। एक लाइन उन्होंने केरल पे नहीं बोली, एक लाइन उन्होंने नहीं बोली कि हमें केरल के बारे में चिंता है, केरल की सरकार ने गलत किया है। और केरल, मैं तो समझता हूँ कि केरल की सरकार से ज्यादा तो वहाँ की अपोजिशन ने गलत किया है, जो कांग्रेस है, जो लोकसभा में वहां से ज्यादा एमपी लेके बैठी हुई है, और वहां पे विधानसभा में भी इनके बहुत सारे एमएलए हैं। अगर वहां पे केरल की कोई चिंता कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भाई, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से टीकाकरण भारत में हो पा रहा है। आप अमेरिका में भी देखिए क्या 100% हो गया वहां पे टीकाकरण? क्या यूरोप में 100% टीकाकरण हो गया? जहाँ पे हमारी जनसंख्या से 1/3 जनसंख्या भी नहीं है, 1/4 भी जनसंख्या नहीं है। तो आपको इंतजाम करने पड़ेंगे ना, वो तो जनसंख्या के हिसाब से इंतजाम करने पड़ेंगे ना। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, आपका जवाब लेंगे। एक बात सुनिए खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, ये आप कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जनसंख्या ज्यादा है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उच्च स्तर के आपको इंतजाम भी करने होंगे। केवल ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं, आप बोलिए। फिर ऐसे जवाब लेना, मैंने क्या बोला? जनसंख्या ज्यादा हमारी है 4 गुना, और उनके पास 20 गुना ज्यादा रिसोर्सेज है। वो डेवलप कंट्रीज है, वो भी हमारे बराबर डोसेज नहीं लगा पाए। अगर उनके पास इतने डोसेज होते तो वो लगाते, क्यों नहीं लगा पाए? उनकी फर्स्ट और सेकंड डोज लगा के भी इतने डोसेज नहीं होते, और उनकी जनसंख्या भी 100% कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, और प्रैक्टिकल चैलेंजेस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के सामने भी है, तो भारत के सामने तो होंगे, लेकिन भारत उस विषम परिस्थितियों में भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। 45 करोड़ टीके लग जाते हैं, 3 करोड़ के आसपास स्टेट के पास मौजूद होते हैं। ठीक है, जवाब देने केवल जी आपका। तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमें इस अचीवमेंट के लिए खेमचंद जी सुन लीजिए, आपका जवाब देना। केवल जी आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात कहिए, और दूसरा जवाब ये भी दीजिए, केरल की चिंता आपको भी है या नहीं, या सिर्फ केंद्र सरकार को ही है? देखिए काजल जी, चिंता सभी को होनी चाहिए और सबको हो भी है भी, लेकिन बीजेपी को नहीं है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, 6% अभी तक मेडिसिन लगी है, और 6% और बाकी के प्रदेशों और बाकी की कंट्रियों में करीबन 70 से लेके और 100% तक मेडिसिन लगी है, और हमारे यहाँ 6% लगी है। 6% भी इसलिए लगी है कि कोर्ट ने इंटरवीन किया है। अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो खट्टर साहब का बयान है हरियाणा के अंदर, अगर मेडिसिन है तो कम लगाई जाए, क्योंकि देश में अव्यवस्था ना फैले और प्रदेश में भी अव्यवस्था ना फैले। आप उस मेडिसिन को थोड़ा लगाइए, अगर कम मेडिसिन है तो थोड़ा लगाइए, क्योंकि हम खरीद नहीं रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं जिनका बयान है। आप समझिए, ये बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री को बयान जो है वो इस तरीके के हैं कि अगर हमारे पास डोज कम आ रही है तो हम उनको कम ही लगाएं लोगों को। ये तो इनके हाल है, और खरीदने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, तब खरीदने की बात करते हैं सिर्फ। और आज की डेट तक भी जनवरी से
लेके जून तक जब दूसरी कंट्रियों ने इंडिया के मुकाबले 2-2 गुना 3-3 गुना मेडिसिन खरीद ली, और हमारे यहाँ पे अभी तक जितनी मेडिसिन खरीदी केवल जी वो कह रहे हैं कि केवल जी वो कह रहे हैं कि उन देशों की जनसंख्या कम है और इंतजाम ज्यादा है। उनका जवाब ये है। लेकिन आप लगाइए 45 करोड़ की जनसंख्या अमेरिका में है जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम 150 करोड़ मेडिसिन खरीद ली और 80% से ज्यादा लोगों को लग गई। हमारे देश ने क्या गलती करी कि हमारे देश में अभी तक आंकड़ा डबल डोज का सिर्फ 6% है ओनली, दूसरे देशों से बहुत ज्यादा कम। क्यों है ऐसा? जवाब दीजिए खेमचंद जी। और अमेरिका से भी कितना नीचे है आंकड़ा? क्या करें, आप रिपीट कर रहे हैं? ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मैं उनका सवाल रिपीट कर रही हूँ। वो फिर भी बोल रहे कि क्यों हमारे देश का आंकड़ा नीचे है, क्योंकि सरकार दावे तो बहुत करती है, फिर भी हमारे देश का आंकड़ा नीचे क्यों है? देखिए, अभी मैं ताजा बता रहा हूँ इन बंदों के लिए कि जो फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं यूएस में, वो मात्र 49.8% है, और सिंगल डोज वाले हैं 57.7%। कितने लोग हैं जिनको सिंगल डोज लगी है? 18 करोड़ 94 लाख जिनको सिंगल डोज लगी है, और जो डबल डोज लगी है वो ऐसे लोग हैं 16 करोड़ 35 लाख। 16 करोड़ 35 लाख का हम यदि डबल भी कर देंगे तो 32, अरे सुन लो पहले, 32। इसका मतलब अमेरिका भी 50% से ज्यादा लोगों को डबल डोज नहीं दे पाया है। और अब हमारी डोसेज देखिए कितनी लगती हैं, 45 करोड़ लग चुकी हैं। 45 करोड़ डोसेज लग चुकी हैं। एक लेवल का हम लोगों ने जो इम्यूनिटी अपने नागरिकों को देनी चाहिए वो दे चुके हैं। अमेरिका जिसके पास 20 गुना ज्यादा हमसे संसाधन है, उनके पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, वो भी हमसे पीछे है। और आपको अपनी सरकार पे ठीक है खेमचंद जी, शुक्रिया। समय की कमी है खेमचंद शर्मा जी, आंकड़े क्योंकि लगातार बताए भी जाते हैं, विपक्ष फिर भी विरोध करता है। बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी आपका। केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की भी कमी है। तो केरल में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश भर की बात करें तो बीजेपी उन राज्यों पर हमलावर है जहां पर कांग्रेस की सरकार इस समय है। चाहे वो महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, वहां भी कांग्रेस गठबंधन में है। राजस्थान की बात हो, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। उन राज्यों पर हमलावर है। साफ बीजेपी का कहना है कि डेटा, जो मौत का डेटा है, वो केंद्र सरकार को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। मौत के आंकड़े राज्य सरकार छुपा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ राज्य सरकारें कहती हैं, कांग्रेस कहती है कि केंद्र सरकार ना तो डेटा मांगती है और खुद भी आंकड़ों को छुपा रही, क्योंकि हमने खुद भी देखा है कोरोना काल के समय में, अब से पहले जो स्थिति थी वो सबको पता है। शमशान घाट के जो रजिस्टर थे उसमें आंकड़े कुछ और हुआ करते थे और सरकारी आंकड़ों में कुछ और ही बयां होता था, जिससे साफ हो जाता था कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, कोरोना के आंकड़ों को। लेकिन इतना तय है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर का डर, तीसरी लहर की चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि इंतजाम करने होंगे और इंतजाम उच्च स्तर के करने होंगे। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया है हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है इसीलिए वैक्सीनेशन धीरे धीरे हो रहा है। जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो धीरे धीरे है। सिर्फ इस बात को कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जिसने आपको वोट दिया है, वो पब्लिक जिसने आपको सत्ता में काबिज किया है, अगर आप उससे ये बात कहकर पल्ला झाड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी वहां पर पूरी नहीं हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है और आगे के लिए भी बनती है, लेकिन आमतौर पर देखने को यही मिलता है, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, पल्ला इसी तरीके से झाड़ा जाता है और दूसरी पार्टियों पर उलाहना दिया जाता है। देश भर में जो कोरोना केसेस की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसी को कहा जा रहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है या फिर धीरे धीरे उसी दूसरी लहर की आड़ में तीसरी लहर का आगमन हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है इस समय। इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे, क्योंकि कई हर जगह इस समय अनलॉक कर दिया गया है। केरल की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 दिन का आज ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
केंद्र की तरफ से टीमें भेजी जाएंगी जो कि वहां पर निगरानी भी करेंगी। लेकिन ज्यादातर राज्यों में इस समय अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक की स्थिति है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजार खुलने लगे हैं। जहां तक स्कूलों की बात है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल भी खुलने लगे हैं, स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे हैं। कई राज्य हैं जहां पर पाबंदियां अभी लागू हैं, स्कूलों को वहां पर नहीं खोला गया है। वक्त का इंतजार किया जा रहा है, थोड़ा वक्त और ज्यादा ठीक हो जाए, जो दूसरी लहर है पूरी तरीके से ये ठीक हो जाए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। क्योंकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर सकती है। इसीलिए भी ज्यादातर जो राज्य सरकारें हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं स्कूल खोलकर बच्चों को संक्रमित करने का। जाहिर सी बात है, स्कूल खुलेंगे तो बच्चे आएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में लंच करेंगे, तो संक्रमण फैल सकता है। उनको सुरक्षित करने के लिए ये स्कूलों का फैसला है कि अभी तक नहीं खोला गया है, कुछ राज्यों में खोल दिया गया है। हालांकि वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला, सवाल पहला आपसे होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कई राज्यों में जो केसेस की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में केरल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर कोरोना केसेस की संख्या बढ़ना बहुत बड़ा चिंता का विषय है जनसंख्या के हिसाब से। आपका रिएक्शन? देखिए काजल, ये स्थिति बड़ी कठिन हो गई है जब से कोरोना की सेकंड वेव समाप्त हुई है, जिसमें हमने बहुत बुरा हाल देखा है। उसके बाद जब से लॉक के बाद अनलॉक शुरू हुआ है तब से सारी मुसीबतें स्टार्ट हुई हैं। और मुसीबतें क्या हैं, लोग बाग भूल जाते हैं कि भाई हमें कल का भी सोचना है, खाली आज को नहीं कि आज हम अगर गवर्नमेंट ने अनलॉक कर दिया है, मार्केट्स खुल गई हैं, मॉल्स खुल गए हैं, हॉलिडे स्टेशंस खुल गए हैं, तो लोग बाग जो कोरोना नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करना बंद कर देते हैं। अब केरला में हमने पता है, केरला और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स हैं जहां मैक्सिमम केसेस हैं, और उनको अगर देखा जाए तो हमें पूरे हिंदुस्तान का एक डर बना हुआ है। जो थर्ड वेव है जो प्रेडिक्ट की गई है वो कभी भी आ सकती है, अगस्त के लास्ट में या सितंबर में। जहां तक मैं सोचता हूं कि शायद वो ना आए। क्यों इसलिए ना आए कि तकरीबन 44 करोड़ हम इंडियंस को वैक्सीन लग चुकी है और काफी लोग पिछले नेचुरल इन्फेक्शन से बच चुके हैं, और प्लस बड़ी तेजी से हमारा वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज जो हमें 100% बचा सकती है, अगर आपका कोरोना वायरस का कांटेक्ट ही ना होने दें हम, वो कांटेक्ट तब नहीं होगा जब हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे। और उसके लिए अत्यंत आवश्यक है वही सेम मैसेज कि सब लोगों को कोरोना के बिहेवियर को बिल्कुल जो कि अब तक किया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। कोरोना की स्थिति खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ इस समय बने हुए, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। विपिन शर्मा जी, हो इस समय ये रहा है कि कोरोना केसेस की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर अन्य राज्यों की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या फिर केरल की बात हो, उन राज्य सरकारों की गलती है जिसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है यहाँ पर कि आपने देखा कि पहले अभी हाल फिलहाल में कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई केरल की सरकार को। उन्होंने बोला कि आपने कैसे नियमों पे आपने जो छूट दी, चाहे जो भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो वहां पर जब आपको ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, और यहाँ पर आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे जो संक्रमित जो लोग हो रहे हैं, और 50% पूरे देश के अगर आप आंकड़ों का करें जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसमें 50% जो है वो केरल से आ रहे हैं। तो ये खुद समझना चाहिए कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है यहाँ पर। जब यहाँ पर एक हालात ऐसे बने हुए हैं और वहां पर आप रिलैक्सेशन दे दें नॉर्म्स में, तो वो कहाँ की समझ है।
आपने पहले भी देखा कि यहाँ पर जो रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, यहाँ पर जो मापदंड एक के लिए लागू होते हैं वो सब पे लागू होने चाहिए। यहाँ पर राजनीति का सवाल पैदा नहीं होता कि आप वोट बैंक की राजनीति देखें। यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए आपको स्वास्थ्य को, और कैसे हम कोरोना से देश को उभार पाए, कोरोना को देश निकाला दे पाए। लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीति थमने का नाम नहीं लेती। यहाँ पर ये समझना है कि जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए। हर एक मन से आपके स्वास्थ्य चिकित्सक, देश के जाने माने यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर नरेश चावला बैठे हुए, हर एक मन से इन्होंने जो कोरोना काल में अपनी भूमिका निभाई है वो अभूतपूर्व। ऐसे ही ये महान जितने कोरोना योद्धा हैं उन पे हमारे को क्या हक बनता है कि हम उनकी तपस्याओं पे पानी फेर दें कि लापरवाही करके। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जो आंकड़े जो आपके सामने, हमारे सामने सार्वजनिक हो रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर केरल खड़ा हुआ है, और अभी ये आप देखिए पछाड़ने में वक्त नहीं निकलता कि कौन सा राज्य है किसको कब पछाड़ जाए। आपने पहले भी देखा हिंदुस्तान पहले 7वें नंबर था, उसके बाद 3रे नंबर पे आया, और यहाँ पर अच्छी राहत की जो एक खबर है कि वो मृत्यु दर की बात करें, रिकवरी रेट की बात करें, वो फिर भी अच्छी बात है एक उसे, लेकिन एक्टिव केसेस जिस तरह से आ रहे हैं, और खास तौर पे केरल पे इस समय ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि अभी इस समय अगर हमने स्थिति को अभी समय रहते नहीं संभाला तो फिर वही होगा। क्योंकि पहली लहर के बाद हमने क्या देखा, क्या सबक सीखे। दूसरी तो लहर नहीं थी महज, वो तो एक सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए। अब कम से कम सबक सीखने की आवश्यकता है। ये समय है कि हम लोग प्राथमिकता दें कि सचेत रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अभी सफर लंबा है, ये साल कम से कम समर्पित कर देना चाहिए कोरोना को। अगर लॉकडाउन खोला भी है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि धड़ल्ले से हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें, मास्क को उतार के फेंक दें। तो ये कहीं की समझ नहीं है। यहाँ पर अभी सफर लंबा है, सचेत रहने की आवश्यकता है। टीकाकरण अभियान अपनी तरफ चल रहा है, उसमें भी मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि टीकाकरण अभियान अच्छा चल रहा है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर भी अगर एक टारगेट बनाया जाए कि 1 करोड़, क्योंकि हमारी आबादी को भी मद्देनजर रखना है, 1 करोड़ का अगर हम टारगेट बनाए तब जाके कहीं जाके 75 लाख दिन में हो, तो ये तब जाके हम लोग निजात पा पाएंगे इस कोरोना से। और जो सीरो सर्वे कराया गया है एंटीबॉडीज का, तो वो अपने आप यहाँ पर अभी देखना है कि कैसे हम जल्द से जल्द, लेकिन सावधान रह के ही हम इससे निजात पा पाएंगे। बिल्कुल, सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर चावला, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो इस समय आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये या फिर जो परिस्थितियां हैं, इसको ये दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है या फिर तीसरी लहर का आगमन है आपके हिसाब से? डॉक्टर चावला, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है डॉक्टर चावला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, मैं वही बोलना चाहूंगा कि इस समय जो आंकड़े आए हैं कि बार बार दूसरे दिन लगातार जो 43,000 से ज्यादा ये संक्रमित होने के मामले आए हैं, तो वो अपने आप में बहुत कुछ जताते हैं। वो ये यहाँ से हम लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है सबके लिए। और यहाँ पर देखिए, पहले कोरोना काल में पिछले साल 2020 में हमने एक ट्रेंड देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि आपस में तालमेल का अभाव था। केंद्र सरकार राज्य सरकारों में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, तो वो उसके कारण एक आम आदमी, एक प्रवासी मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। बार बार हर एक मन से ये एक संदेश दिया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल जाता तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। सुन पा रहे हैं आप मेरी? डॉक्टर चावला, ये जो हालात इस समय हो गए हैं, चाहे हम केरल को देख लें या फिर मौजूदा परिस्थितियों को अपने देश की देख लें, दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है या फिर तीसरी लहर का आगमन है? कैसे देख रहे हैं आप इसको एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए, मेरे विचार में जो अभी तक ज्यादातर केसेस हैं वो दूसरी लहर के हैं। इंडिया में अभी तीसरी लहर ज्यादा नहीं आई है, क्योंकि जो केसेस केरल में चाहे ज्यादा हैं या महाराष्ट्र में ज्यादा हैं, तो उनमें जो कीटाणु देखा गया है वो डेल्टा प्लस नहीं है, वो पुराना वाला कीटाणु ही है जो वेव 2 कहा जाएगा। अगर वेव 3 आएगी तो वो मेरे विचार में हमारे केसेस ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट हो जाएंगे, जैसा कि अभी नहीं हुआ है, जिसका डर जरूर है। कुछ केसेस जरूर आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन अभी तक वो खुल के नहीं हुआ है। तो मेरे विचार में अभी तो हमें वो चाहे ये वेव 2 हो चाहे वो तीसरी लहर हो, दोनों लहरों का इलाज आज भी वही कर रही है जो पहले था, कि हम अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। वैक्सीनेशन का अभियान हमारे देश का बहुत अच्छा चल रहा है, उसको थोड़ा सा प्रॉप अप करने की जरूरत है। 80-90 लाख केस होने डेली, अगर वैक्सीन लगना शुरू हो जाए तो उससे फायदा होगा। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो हम लोग आज भी, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, कि जो डर रहे हैं कि ये बच्चों को ज्यादा अटैक करेगा या गर्भवती महिलाओं को अटैक ज्यादा करेगा, तो चूंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है,
तो हम इतना ही कहेंगे कि उसके लिए बड़े आराम से हम जो अगर हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर देंगे तो एडल्ट के वैक्सीनेशन से बच्चों को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। हमारा नेशनल टारगेट है 94 करोड़ वैक्सीन। आज की स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा इसको बढ़ाने की जरूरत है और बहुत सख्ती से यही दो बचाव हैं, एक जो कि वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन और दूसरा सोशल वैक्सीन, इसका मतलब कि हम जितनी बार कहेंगे हर बार कहेंगे, हर इंसान को कहेंगे, अगर एक गलती करता है तो एक की गलती से 1000 लोगों को नुकसान होता है। सोशल वैक्सीन जिसका जितना कहेंगे कई के देशों में, इजराइल में, न्यूजीलैंड में, कोरिया में हमने देखा है कि लोगों ने इसको, जापान में लोगों ने इसको जीवन शैली बना दिया है, इनको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप फॉलो करते हैं। तो हमें भी क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें सेकेंड वेव बहुत पावरफुल थी, सेकेंड वेव वीक और अच्छी पावरफुल थी। तो हमें पूरी कोशिश करनी है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, थर्ड वेव अपने आप नहीं आती है, हम उसको बुलाते हैं अपनी गलतियों से, अपनी त्रुटियों से, अपने इम्प्रॉपर बिहेवियर से। तो मैं कहूंगा कि ये बिहेवियर हम सब, अगर चाहे कोई गांव में है, चाहे कोई शहर में है, चाहे कोई बड़े शहर में है, अगर मैं अपना लें तो मैं दावे यकीन से कह देना कोई सेकंड थर्ड वेव इज नॉट इनएविटेबल, उसका आना जरूरी नहीं है। हम सब मिल के हमारी देश की सरकार, राज्य की सरकारें छुटपुट राजनीति ना करके सब तुल जाएं कि हमें बचाना है। अगर हम प्लस हमारी एनजीओज, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स, हम भी अपने क्लिनिक से लोगों को हमेशा यही काउंसिल करते हैं कि भाई आप एक गलती करेंगे, एक के चक्कर में 4 नुकसान पाएंगे। तो आप सब लोग अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लीजिए तो हम सब बच सकते हैं। ये हुआ रह जाएगा, हुआ नाम का रह जाएगा। और तो वैक्सीनेशन की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, वैक्सीनेशन की बात को ही विपिन शर्मा जी, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है कि जब हमारे देश की सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उनका एक कहना होता है कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, उतने लेवल के हमारे पास इंतजाम नहीं है। अन्य देशों में जनसंख्या कम है लेकिन उनके पास इंतजाम अच्छे हैं। ये सिर्फ एक जवाब होता है हमारे देश की सरकार के पास। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा और साथ में इसी बात को आगे जोड़ते हुए बोलूंगा कि अगर किसी राज्य में, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है और हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हैं, और यहाँ पर अगर कोई राज्य असमर्थ रहता है स्थिति को संभालने में कोरोना की, तो वहां पर एक जो बात बोली जाती है, वहां पर भी एक आसान सा रास्ता अपना लिया जाता है। बोलते हैं देखिए यहाँ पर तो किल्लत मची हुई है टीके की। तो अब केरल में भी वही बात चल रही है इस समय। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो वहां पर पूछा गया कि भाई क्या बात है, आपकी स्थिति जो है, और 10, देखिए पूरे देश में अगर 30 जो चिन्हित करे हैं जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड कोविड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 10 केरल से हैं। तो अपने आप समझ सकते हैं कि क्या इस समय हालात वहां पर बने हुए। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो एक इवैल्यूएशन करा है, उससे ये निष्कर्ष निकला है कि एक तो जो लो टेस्टिंग रेट है वहां पर जिस तादाद में होनी चाहिए वो हो नहीं रही, उधर से दूसरा ऑब्सेशन बोला जाता है विद रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो उसको लेकर लोगों ने बिल्कुल वो देखिए कई भ्रांतियां भी होती हैं कि आप उसमें, दूसरी बात आपकी पूरी ओवर डिपेंडेंसी है ब्यूरोक्रेसी पे। तो ये बातें समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर अगर उभारना है, राज्य को उभारना है, और केंद्र सरकार का तो दायित्व बनता ही है कि यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बोला, आप ही की बात पे आपने जो सवाल पूछा उसका मैंने पहले उत्तर दिया कि यहाँ पर तो टारगेट उनको ज्यादा बनाना चाहिए। ये बोल के कि हमारी 130 करोड़ हम देशवासी हैं, उससे काम नहीं बनने वाला। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ, जो ICMR का ये सीरो सर्वे है उसकी बड़ी अहमियत है कि वो जब टेस्टिंग होता है आपका ब्लड सेरम का, उसके बाद ये देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि ये प्रेवलेंस कितनी है उसके अंदर SARS-CoV-2 वायरस की। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखें कि एंटीबॉडी जो है ये अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखें 67% है, और केरल की बात करें 42% है। इसका मतलब साफ ये है कि यहाँ पर अभी भी जो एक भारी संख्या है जो आबादी की केरल की, कि वो वल्नरेबल है, कि वो संक्रमित होने का उनका खतरा है। तो यहाँ पर ये अगर एक, शुक्रिया विपिन शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चावला आपका भी बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए डर ये है कि ये जो दूसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। चिंता तीसरी लहर की भी है, लेकिन दूसरी लहर जाते जाते खतरनाक होती जा रही है। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना की स्थिति बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।